नमस्कार मित्रों, देशज के खास आयोजन गल्पगोई में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हमारे आग्रह पर मौजूद हैं हिंदी के चर्चित कथाकार श्री मनीष वैद्य। 16 अगस्त 1970 को धार मध्य प्रदेश में जन्मे मनीष वैद्य के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। टुकड़े टुकड़े धूप और फुगाटी का जूता इनके कहानी संग्रह के नाम हैं। आज हमारे आग्रह पर मनीष जी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के मेहमान कथाकार मनीष वैद्य का। मनीष वैद्य की कहानियों पर अनेक पुरस्कार और सम्मान मिल चुका है। अमर उजाला का सम्मान, वागीश्वरी सम्मान, शब्द साधक सम्मान, श्रेष्ठ कथा कुमुद टिक्कू सम्मान, प्रेमचंद सृजनपीठ सम्मान, यशवंत अरगरे सकारात्मक पत्रकारिता सम्मान और कहानी के लिए प्रतिलिपि सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। बहुत कम ऐसे कथाकार हैं या कवि हैं जो साहित्य सृजन के साथ पानी और पर्यावरण के मुद्दे पर भी सक्रिय हैं। तो मनीष जी की एक खास विशेषता मैं अलग से जोर देकर कहना चाह रहा था। पानी और पर्यावरण के प्रति इनकी चिंता और उसके लिए नियमित लेखन ये करते हैं। तो मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कल्पगोई के आज के कथाकार मनीष वैद्य का, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना कहानी पाठ करें। श्री मनीष वैद्य। साथियों, कल्पगोई के इस अंक में मैं अपनी कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है टुकड़े टुकड़े धूप। खपरेलों वाले इस घर के आसमान से धूप के कई टुकड़े उतर आते हैं। समय के साथ साथ धूप के इन टुकड़ों की जगहें बदलती रहती हैं। सुबह से शाम तक धूप के ये टुकड़े पूरे घर में चहलकदमी कर देते हैं। खपरेलों के सुराखों से धूप के छोटे छोटे हिस्से यहाँ वहां से झांकते रहते हैं। इन टुकड़ों का आकार छोटी रोटी की तरह गोल होता है, मानो किसी ने कोशिश कर चांद की तरह इन्हें गोल गोल बना दिया है। खपरेलों के सुराखों से दाखिल होते हुए नीचे घर के कच्चे फर्श पर आते आते धूप के इन टुकड़ों में बहुत छोटे धूल के कणों की तरह कुछ होता है। अणु और परमाणुओं की तरह ये कण इतने छोटे और महीन होते कि इन्हें गौर से देखे जाने पर ही देखा जा सकता है। धूप के इन टुकड़ों की घर में आवाजाही पूरी छूट थी। ये कहीं भी जा सकते थे और कहीं से भी लौट सकते। ये उछल कूद कर घर के सामानों पर चढ़ जाते। धूप के ये टुकड़े कभी पीतल के हंडे पर पड़ते तो पूरा घर सोने की चमक से भर उठता। ये टुकड़े जब बर्तन में भरे पानी पर पड़ते तो पूरा घर चांदी की दमक से भर उठता। सुबह के साथ धूप के टुकड़े घर में निकल आते और दिन भर की चहलकदमी के बाद शाम के धुंधलके में कहीं खो जाते। अगली सुबह वे फिर लौट आते, मानो रात उन्हें ही झपकी लग गई और आंखें मलते हुए वे फिर जाग गए हों आज सुबह। इस तरह वे घर की रोजमर्रा में शामिल हो चुके थे। रात के अंधेरे में खपरेलों के बीच न कोई सुराख नजर आता और न ही धूप के टुकड़े। हाँ, चांदनी रातों में जरूर आसमान का चांद इन सुराखों से घर में झांकता सा नजर आता है। अंधेरी रातों में शायद अंधेरे के टुकड़े भी इन सुराखों से आते रहे। अंधेरों के बीच अंधेरे के टुकड़े पहचाने नहीं जाते, लिहाजा यह मान लिया गया कि धूप के टुकड़ों की तरह अंधेरों के टुकड़े नहीं होते। रात में खपरेलों के बीच की जिन जगहों से
घर में जलती चिमनी की पिलपिली रोशनी बाहर के घुप अंधेरे के बीच टिमटिमाती रहती, गोया किसी पहाड़ी के नीचे से बस्ती की बत्तियां नजर आ रही हैं। रोशनी पूरी तरह अनगढ़ होती, न कभी उनके बीच कोई निश्चित अनुपात ही और न कोई निश्चित दूरी। ठीक उसी तरह जैसे किसी बच्चे ने सफेद कागज पर रंग के कुछ छींटे डाल दिए, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। खपरेलों के बीच की जगहों से आती हुई रोशनी की हल्की परछाइयों से अंधेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधेरा खासा बना रहता और दूर तक पसरा होता। रोशनी की झिलमिल परछाई अगले 7 जन्म तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा अंधेरा अपने पूरे आलसीपन के साथ पसरा रहता। खपरेलों के बीच की जगहों से इस घर का पुराना नाता था। शायद तब से जब यह घर बना होगा, या उससे भी पहले जब घर बनना शुरू हुए। घर होते तो खपरेलों के बीच जगह जरूर होती। खपरेलों के बीच की जगह का भर जाना शायद घर के न होने की तरह था। घर की अन्य अनिवार्य शर्तों में अघोषित रूप से एक यह भी शर्त थी, खपरेलों के बीच की जगह ही शायद खपरेलों को जोड़े रखती। यही यदि जगह नहीं बचती तो लोग धूप की उजास और अंधेरे को ही भूल जाते। क्या यह भी होता कि शायद उन्हें समय का ही भान नहीं रहता? धूप के टुकड़ों से दिन का समय और सुराखों से झांकते आसमान के तारों से वे रात के पहर बताते। धूप के टुकड़े लगातार अपनी जगह बदलते रहते, कभी रोटी की तरह थाली में नजर आते, लेकिन थोड़ी ही देर में थाली से छटक जाते। भूख बाकी रह जाती और धूप के टुकड़े थाली से बाहर हो चुके। माँ के साथ अक्सर ही ऐसा होता। सबको खिलाने के बाद जब वह अपनी थाली परोसती तो जल्दी ही धूप का टुकड़ा थाली से छिटककर खाली परात में दौड़ने लगता, जहां अब रोटियां नहीं, पपड़ाए हुए आटे की परत चिपकी रही। धूप के टुकड़े कभी छुट्टी पर नहीं जाते, वे कभी नागा नहीं करते, मानो सूरज के साथ उनका आना जरूरी ही है। घर में चहलकदमी करते धूप के टुकड़े सदियों से इसी तरह आते रहे, बिना अपने आने की मुनादी पीटते, और चले गए। त्योहार आए और चले गए, शादी ब्याह जन्म मरण सब कुछ चलता रहा, लेकिन धूप के टुकड़ों का लगातार आना जारी रहा, सदियों से इसी तरह। आज भी वे आ रहे होंगे और शायद सदियों तक आते रहेंगे, यूं ही बिना नागा के। साल दर साल खपरेलों को आल चाल कर दिया जाता, लेकिन धूप के टुकड़े अपने लिए जगह निकाल ही लेते। हर साल आषाढ़ के महीने में पिता निसरनी लगाकर खपरेलों की छत पर चढ़ जाते। माँ उन्हें नए खपरेलों का टोपला दे आती। पिता एक सिरे से खपरेल हटाना शुरू करते, मानो घर की छत उखाड़ रहे हैं। फिर टूटे खपरेलों के टुकड़े, तुअर संटी के टुकड़े और धूल धक्कड़ को पोड़िए की बुहारी से झाड़ते, फिर साबुत खपरेलों से नई छत बनाने लगते। वे जिस हिस्से की खपरेल हटाते, वहां का आसमान घर में उतर आते। धूप के साथ खपरेल हटाने के बाद कंकाल की तरह निकल आई बल्लियों और साक्तियों पर फिर से खपरेलों का काम घंटों तक चलता। खपरेलों के टुकड़ों, संटी के टुकड़ों और धूल धक्कड़ से पूरा घर भर जाता। बल्लियों और साक्तियों के बीच से सारा कचरा पूरे घर में छा जाता। बर्तनों, बिस्तरों, टीन के डिब्बों, पिता की किताबों, हंडे मटके, माँ के श्रृंगारदान, सब कुछ धूल धक्कड़ से पट जाता। घर का कोई कोना साबुत नहीं बचता, यहाँ तक कि भगवान भी। घर के एक कोने में लकड़ी का छोटा सा पटिया था, जिस पर तमाम भगवान मौजूद रहते थे। राम, हनुमान, कृष्ण, दुर्गा माता, शंकर, गणेश, विष्णु, लक्ष्मी और गरुड़, यानी पूरा देव परिवार। पिता इसे पटिया नहीं सिंहासन कहते। वे अपनी पूरी उम्र इसे सिंहासन ही कहते और शायद मानते भी रहे। उनके लिए शायद जरूरी भी था,
ऐसा मानना, कितने महान भगवान अपना देवलोक छोड़कर इस छोटे से कच्चे मकान में आएंगे तो लकड़ी के पटिये पर नहीं बल्कि सिंहासन पर ही विराजेंगे। तो खपरेलों के आल चाल के दौरान तमाम धूल धक्कड़ से अन्य सामानों की तरह देव परिवार भी दब जाएगा। पिता जब खपरेलों की पूरी आल चाल के बाद छत से नीचे लौटते तो उनकी हालत भी उन्हीं सामानों की तरह हो जाती जो घर में धूल धक्कड़ से सने रहते। वे इस तरह धूल धक्कड़ में सने हुए लौटते मानो अभी किसी युद्ध में गुत्थम गुत्था होकर लौट रहे हैं। कभी लगता कि वे एक आदिम लड़ाई के सिपाही हैं जो सदियों से इसी तरह लड़ी जा रही है। बहरहाल माँ बुहारी से एक एक सामान देर तक साफ करती। कुछ घंटों की मेहनत के बाद घर फिर से पहले की तरह दिखाई देने लगता। पहले की तरह नहीं, पहले से ज्यादा हल्का और साफ सुथरा। पिता गर्म पानी और उपटन तेल के जरिए धूल धक्कड़ से निजात पाने की कोशिश करते। माँ खपरेलों के टुकड़ों को अलग कर देती। बाद में इन्हें पत्थर से बारीक पीस कर माँ खोर बनाती। वह खोर लीपन के साथ मिलाकर कच्चे फर्श पर लीपी जाती। इससे फर्श सीमेंट की तरह मजबूत हो जाता। पिता नहा धोकर अपने भगवान से माफी मांगते। देर तक मंत्र बुदबुदाते हुए पिता कहते, यदक्षर पथभ्रष्टम मात्राहीनम चिकित भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरम। उन्हीं भगवानों से जो थोड़ी देर पहले तक उन्हीं की तरह धूल धक्कड़ से सने हुए थे। पिता जब खपरेलों हाल चाल करने चढ़ते तो लगता कि इस बार न तो कोई सुराख बचेंगे और न ही धूप का कोई टुकड़ा घर में दाखिल हो सकेगा। लेकिन पिता की तमाम कोशिशों के बावजूद साल दर साल सुराख बच ही जाए। खपरेलों के बीच की जगह से अगली सुबह फिर धूप के टुकड़े उतरने लगते। यह धूप के टुकड़ों की जीत थी या पिता की कोशिशों की हार। हालांकि ऐसी लड़ाइयों में हार जीत तय कर पाना मुमकिन भी नहीं होता। ये लड़ाइयां ही ऐसी होती है, निरंतर चलने वाली, बिना हार जीत की परवाह किए, शायद कभी न खत्म होने के लिए, अनिर्णित ही रह जाने के लिए। खपरेलों के बीच सुराखों और पिता की कोशिशों के बीच भी ऐसी ही लड़ाई थी जो वर्षों से इसी तरह जारी थी। भादों के महीने में जब जोरदार बारिश होती तो पिता की तमाम कोशिशों के बावजूद खपरेलों के बीच की इन्हीं जगहों से बारिश का पानी घर में चूने। पानी चूने की वजह से घर गृहस्थी का अधिकांश सामान भीग जाता। कभी कभी तो साबुत बिस्तर लगा पाने लायक जगह भी नहीं बचती। तब पिता सारी रात सो नहीं पाते। तेज बारिश की रातों में वे चूने वाली जगहों पर बर्तन रखते, बाल्टी, तगारी, तपेला, परात, यहाँ तक कि लोटे और गिलास भी। फिर इनके भरते जाने और खाली कर इनका पानी फेंके जाने के काम में माँ और पिता देर तक भिड़े रहते। इस मुसीबत से बचने का कोई विकल्प नहीं। विकल्प था, लेकिन वह उनके बस में नहीं था। जिस घर में रोटियों की कीमत भारी लगे वहां अंग्रेजी कबीलों का खर्चा कैसे उठाया जा सकता था। खैर, माँ और पिता ने इसे विकल्पहीन करार दे दिया था। फिलहाल इसका कोई हल उनके पास नहीं था सिवाय बर्तनों में जमा पानी के उलीचते जाने के। पिता सोचते कि सारी बातें वैसी ही हो जैसी चाही जाएं, यह तो मुमकिन नहीं हो सकता। इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन सारी इच्छाएं पूरी भी तो नहीं हो सकती। वे कहते, जिंदगी के कई रंग हैं, जिंदगी के रंग भी तो धूप के टुकड़ों की तरह आते जाते रहते हैं। माँ पिता की जिंदगी भी तो धूप के टुकड़ों की ही तरह जगहें बदलती रही बार बार। नाना के यहाँ से माँ धूप के टुकड़ों की तरह उजास बिखेरती यहाँ पहली बार आई थी। माँ और पिता ने साथ साथ मेहनत की तो पुश्तैनी उसर जमीन भी ऐसी लहलहाने लगी कि उसकी उजास से गांव भर में रोशनी की सूरतें फूटने लगी। कहते हैं कि सुख के दिन ज्यादा दिनों के नहीं रहते, यहाँ भी नहीं रहे। माँ पिता ने सुनहरे सपने देखना शुरू ही किया था कि तभी उन्हें किसी की नजर लगी। आसपास के 2 कस्बों को जोड़ने वाली सड़क यहीं से निकली, ठीक उनके ही खेत की छाती पर से।
खेत का जो थोड़ा मुआवजा मिला उससे दूसरी जमीन खरीदने के लिए पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन इतने से पैसों में कहाँ कोई जमीन मिलती। इधर पैसा लगातार खर्च होता रहा और आखिर में न जमीन बची और न ही पैसा बची थी, तो पिता के बाजुओं में इतनी ताकत कि कभी भूखे सोने की नौबत नहीं। बारिश जैसे जैसे तेज होने लगती, घर में साबुत जगह कम होने लगती। माँ कभी बारिश को दोष देती तो कभी पिता की कोशिशों को। माँ का आरोप होता कि पिता ने खपरेलों की आल चाल के दौरान छेद रख दिए। माँ ऐसे आरोप बरसों से लगाती थी, इसलिए पिता अपने बचाव में केवल चुप हो जाया करते थे। माँ और पिता कई बार ऐसे वाक्यों पर एक दूसरे के लिए आरोप मढ़ते, यह बात जानते हुए कि आरोप सही थी। माँ और पिता के बीच इस तरह की तकरार कोई नई बात नहीं थी। आमतौर पर जब तक होती ही रहती थी, दोनों ही इसे गंभीरता से नहीं लेते थे, चुप होकर छोड़ दिया करते। पिता मन में सोचते कि इसे कौन समझाए, कोई आदमी भला अपने ही घर की खपरेलों की आल चाल में छेद क्यों रखेगा? क्या उन्हें पता नहीं कि उनकी एक गलती से पूरा घर गीला हो जाएगा? माँ अक्सर ऐसे मौकों पर अपने गोवर्धन नाथ को याद करती, जिन्होंने अपनी चींटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठाकर वृंदावन में अपने लोगों को घनघोर बारिश से हिफाजत की थी। माँ की बात पर न पिता ध्यान देते और न गोवर्धन नाथ, पर माँ को इसका कोई मलाल नहीं रहता। माँ उस वाकये को याद कर अब भी सिहर उठती है, जब एक घनघोर बारिश की पूरी रात उसने दरवाजे पर खड़े खड़े गुजारी थी अपने 2 बच्चों के साथ। उस रात माँ ने जिंदगी और मौत के बीच एक महीन रेखा पहचानी थी। यह वाकया पिता कभी याद नहीं करते। उनका कहना है कि कड़वी यादों को सीने से चिपकाए नहीं करना चाहिए। ऐसे पल तो आते ही रहते हैं, उन्हें याद कर अपना जी क्यों छोटा करो। आगे बढ़ना है, अच्छी बातें याद करो, अच्छी बातें याद रखो और सबके साथ अच्छा करो, तो तुम्हारा भी अच्छा ही होगा। वह जन्माष्टमी की खौफनाक काली अंधेरी रात थी। शाम से ही रह रहकर बारिश हो रही थी। रात का दूसरा पहर बीतते बीतते तो मानो बादल ही फट गए। पिता पहले ही रिश्तेदारी के काम से बाहर गांव गए हुए थे। पिता साथ होते तो माँ उन्हें भला बुरा कहकर हिम्मत भर लेती। पूरा घर बारिश के पानी में चपड़ चपड़ कर रहा था। घर की कच्ची दीवारों से पानी रिस रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी। बादल गड़गड़ाते तो दिल बैठने लगता है। मन में तरह तरह की चिंताएं और आशंकाएं उठ रही थी। दोनों छोटे बच्चे डर रहे थे। आसमान में बिजली दमकती तो खपरेलों के सुराख से होती हुई उसकी चमक माँ की डरी सहमी आंखों में पहुंच जाती। इस रात बारिश का सामना करते हुए उसे पिता बहुत याद आ रहे थे। आज माँ हमेशा की तरह न तो गोवर्धन नाथ को याद कर रही थी और न ही पिता को भला बुरा कह रही थी। माँ आज पिता की तरह चुप थी। शायद चुप्पी के बीच कहीं भीतर की ताकत को इकट्ठा कर रही थी। आज तो मई पला ही होने को था। बारिश कुछ पल के लिए थमती और फिर तेज तेज शुरू हो जाती। तीसरा पहर बीतते बीतते घर का पूरा कच्चा फर्श भीग चुका था। पूरा सामान और बिस्तर पहले ही भीग चुका था। जिस जगह माँ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी थी, वहां भी पानी आने लगा था। बौछारों से पूरा बदन भीग रहा था। वह ठंड से कपकपा रही थी। जैसे तैसे बच्चों को बौछारों से बचाने की कोशिश कर रही थी। उधर बारिश के साथ ओले भी शुरू हुए। पहले मक्का के दानों की तरह और फिर छोटे नींबू के आकार के ओले। तेजी से गिरते ओले जब खपरेलों से टकराते तो खपरेल टूट जाते। जब खपरेल भी टूट टूट कर गिरने लगते तो घर में पानी की रेलम पेल मच गई। घर का कोई सामान साबुत नहीं बचा। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या न करे। पड़ोस वाली राम कन्या पड़ते पानी में माँ को अपने अंग्रेजी कबीले की छत वाले मकान में चलने के लिए बुलाने आई थी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। दिन का समय होता तो और भी। रात में दूसरे के घर अकेली औरत 2 बच्चों के साथ। पिता होते तो उनके साथ जरूर चली जाती, लेकिन आज भी नहीं गई। माँ वहीं डटी रही। माँ ने सोच लिया था कि जो होगा यही होगा
इसी खपरेलों वाले घर में। खपरेल छाड़ छाड़ होते रहे, गृहस्थी का सामान तबाह होता रहा, खपरेलों के टुकड़े बम की सी गति से यहाँ वहाँ उड़ते रहे, और माँ ने अपने अंदर की सारी ताकत को इकट्ठा कर लिया। वह दरवाजे की उस छोटी सी जगह में घंटों तक खड़ी रही, बुद्ध की तरह अपने दोनों बच्चों को खींचे हुए। दरवाजे के ठीक ऊपर लकड़ी के दो छोटे पट्टियों को जुड़ा हुआ था। इससे न तो सीधे पानी टपकता था और न ही खपरेल के टुकड़े सिर में लगने का डर था। बच्ची माँ के सीने से चिपटी थी और बच्चे को उसने अपने पैरों के बीच खींच लिया था। समय गुजरता रहा। चौथे पहर में बारिश कुछ कम होने लगी। पाँव फटते ही उजाला टूटे हुए खपरेलों के बीच से घर में आने लगा था। बस्ती के लोगों ने देखा तो हैरत में पड़ गए। इतनी तबाही के बाद भी ये औरत और उसके बच्चे साबुत कैसे बचे? यह तबाही की रात कई लोगों ने दूसरों के पक्के मकानों में बिताई थी। बस्ती के आधा दर्जन बच्चे, बूढ़े और औरतें मर चुके थे। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हे पर चढ़ाने लायक कोई सामान साबुत नहीं बचा था। ओलों और बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया था, सब कुछ। पिता लौट आए थे बाहर गांव से। माँ पिता को उस रात का हाल सुनाती रही और पिता चुप्पी साधे सुनते रहे। पिता ने कहा, खत्म होने की कोशिशों से खत्म नहीं होना, और तमाम साजिशों को नकारते हुए फिर से उठ खड़े होना, फिर साबुत रह जाना है कुछ जिंदगी है, धूप की बूंद की तरह। धन्यवाद। शुक्रिया मनीष वैद्य जी, आपने गल्पगोई में अपनी कहानी पढ़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी कहानी देशज के श्रोताओं को, दर्शकों को पसंद आएगी और हमारे देश काल में जो बदलाव हो रहे हैं बहुत सूक्ष्म गति से, बारीकी से, जिनको आपने महसूस किया है और अपनी कहानी में दिखाया है, देशज के श्रोता और दर्शक उन बदलावों को महसूस कर पाएंगे। मैं देशज के सभी श्रोताओं, दर्शकों से आग्रह करता हूं कि वे मनीष वैद्य की इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दें और उनके जहन में कोई सवाल आता हो तो उसको जरूर लिख कर भेजें। जब ऐसे कुछ एक सवाल आ जाएंगे हमारे पास तो मैं एक बार फिर से हम लोग आग्रह करेंगे अपने कथाकार से कि वे आएं और उन सवालों पर अपना विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।